हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट विल बी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, हमने बात की थी, टॉपिक पढ़ा था सेल बायोलॉजी, दैट इज सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो उसे प्लीज लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम आप सबको पता ही है, दैट इज, चैनल का नाम फटाफट से रिपीट कर दो, जैसे मैं हमेशा तुम लोगों से पहले पूछती हूँ। चैनल का नाम क्या है? उन्नति। तो उन्नति चैनल को आपको क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज अ चैनल डेडिकेटेड टू ऑल दी स्टूडेंट्स आउट देयर जिनको क्या चाहिए, जिन्हें एक प्रॉपर बायोलॉजी यहाँ पर चाहिए कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्स के साथ। तो मैं रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेकर आ रही हूँ, एनटीएससी स्पेशल लेकर आ रही हूँ, क्रैश कोर्स लेकर आ रही हूँ पूरा एनटीएससी के लिए, जो आईजेएसओ के अंदर, ओलंपियाड्स के अंदर भी क्वेश्चंस यहाँ से रेज किए जाते हैं। साथ ही साथ मैं आपके लिए 11th-12th भी लेकर आ रही हूँ फॉर दी नीट। तो नीट के लिए मैंने आपके लिए 12th का सेशन शुरू किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। अगर वो वीडियो आपने चेक नहीं किया है तो डू गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, एंड सेशन को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आज हम टॉपिक को शुरू करते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करती हूँ। सो इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन से पहले मैम का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है उर्वशी गौर राठौर, सब मुझे यूजीआर मैम के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ। पास्ट 7 ईयर्स से मैं बच्चों को बायो पढ़ा रही हूँ। आई एम अ नीट बायो एक्सपर्ट और मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया। मैं पिछले 2 साल से ऑनलाइन टीचिंग से भी एसोसिएटेड हूँ। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। मुझसे या फिर चैनल से जुड़ने के लिए, बेटर आप यूँ कह सकते हैं, चैनल पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो आप टेलीग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं और भी नए नए बच्चे मुझे जुड़ रहे हैं टेलीग्राम पर। तो आप मुझे वहां पर बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर उन्नति चैनल पर पढ़ा रही हूँ, इन सब की पीडीएफ्स भी आपको कहाँ पर अवेलेबल होगी? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं उन्नति के पेज पर, ताकि आपको सारे वीडियोस के बारे में टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ चैनल को करना क्या है? लाइक एंड सब्सक्राइब, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें याद रखना है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही मैम आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है, तो इस मेहनत को ऐसे ही बढ़ाते चलना है। आपको भी मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करके देना है, अपना सिलेक्शन लेकर आना है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया, मैं पढ़ा रही हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सबसे पहले शुरू किया जाए टॉपिक के साथ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल साइकिल। तो हमें पता है सेल क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में होने वाले बहुत सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन कहाँ पर परफॉर्म होते हैं? मेटाबॉलिक फंक्शनिंग, लाइफ प्रोसेसेस जिन्हें कहते हो, उन सब का परफॉर्मेंस, उन सबको कहाँ पर बॉडी करवाती है? तो दैट इज सेल। तो सेल मेरी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इट इज द लाइफ पीरियड। अगर सेल साइकिल की बात की जाए तो हमारी लाइफ साइकिल होती है, जो टर्म हम हमारे लिए यूज करते हैं दैट इज लाइफ साइकिल। तो हमारी एक लाइफ साइकिल होती है, बट हमारी लाइफ साइकिल को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद है? दैट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल मतलब सेल की जो लाइफ साइकिल होती है, वो इस बात को डिसाइड करती है कि ह्यूमन बीइंग की या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन क्या होने वाली है। हमें पता है हमारी बॉडी की सारी फंक्शनिंग किस पर टिकी हुई है? सेल पर टिकी हुई है, सेल के फंक्शंस पे टिकी हुई है। तो इफ सेल्स आर प्रेजेंट देयर, तो इसका मतलब क्या है? हमारी सेल की वजह से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रन कर रही होती है। सेल की एफिशिएंसी को मेंटेन करना होता है। अगर हमें हमारी बॉडी को यहाँ पर मेंटेन करना है, लाइफ टाइम इससे काम करवाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेल को अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। हमें पता है टाइम के साथ, एज के साथ हमारी एफिशिएंसी कम होती जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी की एफिशिएंसी कम होने का मतलब है हमारी बॉडी में मौजूद ऑर्गन की एफिशिएंसी कम होना।
ऑर्गन की एफिशिएंसी कम होने का मतलब है कि बॉडी में मौजूद जो ऑर्गन बने हैं टिश्यूज से, उनकी एफिशिएंसी कम होना। टिश्यूज की एफिशिएंसी कम होने का मतलब है बॉडी में मौजूद सेल की एफिशिएंसी कम होना। तो इसका मतलब हमारी बॉडी की अल्टीमेटली एफिशिएंसी किस पर टिकी हुई है, काम करने की क्षमता किस पर टिकी हुई है, बॉडी में मौजूद सेल के ऊपर, कि कितने सेल बॉडी में मौजूद हैं और कितनी अच्छे से वो अपने काम को परफॉर्म कर पा रहे हैं। एक 10 साल के बच्चे को एक 40 इयर्स के 40 इयर्स के ह्यूमन बींग्स के साथ कंपेयर किया जाए, ओल्ड के साथ कंपेयर किया जाए, तो हमें पता है एक 10 साल के बच्चे में बहुत एनर्जी होती है, वो रुकता नहीं है, वो ठहरता नहीं है, भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। बट ऐसा 40 ईयर या 50 ईयर 60 ईयर के ऑर्गेनिज्म से, ह्यूमन बींग से आप उसको कहीं ना कहीं पर आप नहीं देखोगे उसको ऐसा करते हुए। तो इट इज ऑल अबाउट द एफिशिएंसी। एक बाइक खरीद के लेकर आते हैं, हम कार खरीद के लेकर आते हैं, तो हमें उनकी सर्विस टाइम टू टाइम करवानी होती है ताकि उनकी एफिशिएंसी मेंटेन रह सके। अगर नहीं सर्विस करवाओगे तो सही से काम नहीं करेगी। यहाँ पर इस मशीनरी के साथ हमारी बॉडी की नेचुरल मशीनरी मतलब सेल के साथ सेम वही बात होती है। तो सेल साइकिल को डिफाइन कैसे किया जाता है? इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल, जिस किसके अंदर, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, जिसके दौरान सेल अपना डीएनए सिंथेसाइज करता है। डीएनए क्या है? द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो जेनेटिक मटेरियल खुद को क्या करता है? डिवाइड करता है। यहाँ पे सिंथेसिस होता है, या यूं बोल सको इसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब इसकी क्या होती है? कॉपी की जाती है। तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। जहां पर सेल डीएनए को रेप्लिकेट करता है, सेल ग्रोथ शो करता है एंड अल्टीमेटली डिवाइड होकर नए डॉटर सेल बनाता है। ये कह सकते हो आप। जैसे एग्जांपल लिया जाए अमीबा का। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक अमीबा डिवाइड कर कर क्या बनाएगा? दो नए डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब उसका सेल क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? डिवाइडिंग प्रोसेस। कहीं ना कहीं पर हमारी बॉडी का हर सेल डिवाइड करता है, कभी हमें पता लग जाता है, कभी हमें पता नहीं लगता। ह्यूमंस के केस की बात की जाए तो ह्यूमंस के केस के अंदर हमारी बॉडी का हर सेल 24 आवर्स में क्या शुरू करता है? हर 24 आवर्स में वो डिवीजन शो करता है। इसी बेसिस पर सेल डिवीजन को डिवाइड किया गया है दो फेजेस के अंदर। वन इज द इंटरफेज एंड द अदर इज द एम फेज। तो मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी में जो सेल साइकिल है उसे डिवाइड किया गया है दो फेजेस के अंदर। वन इज द इंटरफेज एंड द अनदर वन इज द एम फेज। तो इनके बारे में स्टडी किया जाए डिटेल में। आपको यहाँ पर सेल साइकिल बनी हुई भी दिख रही है कि सेल साइकिल क्या है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम द G1 फेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड देन M फेज। तो ये प्रॉपर यहाँ पर 4 फेजेस मौजूद होती हैं जिन्हें हमें यहाँ पर डिटेल में स्टडी करना है। शुरू किया जाए। ओके, सो इसको वापस से एक बार देख लो। ब्यूटीफुल सा कलरफुल डायग्राम तुमको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। सेल साइकिल मतलब हमारे सेल की लाइफ साइकिल की बात करें, इसका पहला फेज, द फर्स्ट फेज इज नोन एज द ग्रोथ फेज, गैप 1 कहा जाता है या ग्रोथ 1 फेज कहा जाता है। तो फर्स्ट फेज इज द G1 फेज, जहां पर क्या होता है, देखो इस फ्लो चार्ट से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो G1 फेज के दौरान सेल क्या करता है? सेल के बारे में लिखा हुआ है ये, सेल ग्रोथ शो करता है, सेल नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पर रन करता है। सो ग्रोथ शो करेगा, नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है। ड्यूरिंग विच फेज? ड्यूरिंग G1 फेज। आगे बात की जाए एस फेज की, तो एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। व्हाट इज डीएनए? जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। तो ये सब कुछ कहां पर हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, तो न्यूक्लियस भी वहां पे डिवाइड करेगा। तो न्यूक्लियस में मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, उसकी वहां क्या की जाएगी? कॉपी। कॉपी क्यों की जाएगी? ताकि डॉटर सेल के अंदर इस डीएनए को क्या किया जा सके? इक्वल परसेंटेज के अंदर ट्रांसफर किया जा सके, इक्वली ट्रांसफर किया जा सके। इस फेज को सिंथेसिस फेज या फिर एस फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? एस फेज और सिंथेसिस फेज। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेज ऑफ सेल साइकिल।
अगली यहाँ पर आएगी G2 फेज, जिसे आप कहोगे गैप 2 फेज। तो G2 फेज बोल सकते हो, गैप 2 बोल सकते हो, या ग्रोथ फेज 2 बोल सकते हो, जहां अगेन सेल क्या करेगा, खुद को प्रिपेयर करेगा ग्रोथ के लिए और डिवीजन करने के लिए, जैसे यहाँ पे माइटोसिस लिखा हुआ है। और अगली होगी हमारी एम फेज। क्या होगी? एम फेज। एम फेज का मतलब यहाँ पर है डिवाइडिंग फेज, डिवीजन फेज, या फिर आप बोल सकते हो माइटोटिक फेज, जिसे फर्दर डिवाइड किया गया है सब फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो 4 सब फेजेस में से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ना है। चलिए इसको डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक बार वापस से देखते हैं, सेल साइकिल में कौन कौन सी फेजेस होती है। तो फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज नोन एज द इंटरफेज। इंटरफेज को बोला जाता है प्रिपरेटरी फेज, मतलब सेल जहां पर खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। तो सेल खुद को यहाँ पर क्या करता है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है, और इस जीवन के अंदर ही इन सब फेजेस को गिना जाता है। तो दो इंटरफेज के अंदर ही इन सब फेजेस को गिना जाता है, दैट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, इसी की सब फेजेस कहलाती हैं। क्लियर हुआ? देन एम फेज के बाद सेल एंटर करता है डिवीजन के अंदर, दैट इज माइटोसिस के अंदर, और माइटोसिस की पहली फेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज को भी आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, हम इन सब साइकिल्स को, इन सब फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे, किस फेज में क्या होता है, कैसे न्यूक्लियस का डिवीजन है, कैसे न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम का डिवीजन देखने को मिलता है, क्रोमोसोम क्या होता है, विल स्टडी हियर। लेट प्रोफेज होती है, लेट प्रोफेज के बाद देयर विल बी दी मेटाफेज। मेटाफेज के बाद तो ए इसको बोल देंगे हम, फर्स्ट मार्क कर देते हैं, इसे हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं सेकेंड, ये हो जाएगी हमारे पास बी। देन एनाफेज सी, देन वी हैव द लास्ट टीलोफेज। ये सारी की सारी स्टेजेस होती हैं ऑफ कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, और आगे चलकर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जहां पर अल्टीमेटली एक सेल से क्या फॉर्म हो गई, यहां पर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। These all are the phases of the mitosis और सेल डिवीजन। एक एक करके हमें इनको सारों को डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वन, दैट इज इंटरफेज। मैंने आपको बताया था इंटरफेज को आप क्या बोल सकते हो, दूसरा नाम क्या दे सकते हो, प्रिपरेशन फेज, जहां पर सेल खुद को क्या कर रहा है, प्रिपेयर, क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। इसको दूसरी डेफिनेशन में बोला जाता है, दो डिवाइडिंग फेज के बीच की जो गैप है उसे भी क्या बोला जा सकता है, उसे इंटरफेज कहा जा सकता है। क्लियर? इसको यूं भी बोल सकते हैं कि दो डिवाइडिंग फेज में, एम फेज के अंदर, दो सक्सेसिव एम फेजेस के अंदर जो फेज होती है उसे इंटरफेज कहा जाता है। इसके अंदर हमने बात की कि सेल ग्रोथ करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन प्रोसेस, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए का सिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए का क्या देखने को मिलता है, कॉपी, रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। इसमें इंक्लूड की जाती है 3 फेजेस, G1, S एंड G2 फेज। कौन कौन सी फेज, G1 फेज, G2 फेज एंड M फेज। और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अबाउट द स्ट्रक्चर, कि सबसे बढ़िया तरह से अगर आपको एक सेल को स्टडी करना हो, क्या क्वेश्चन आया कि इफ यू वांट टू स्टडी द सेल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, कौन से फेज के सेल को यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो आंसर विल बी इंटरफेज। तो इंटरफेज वाला जो सेल होता है किसके लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी के लिए इंटरफेज वाले सेल को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा, वो रेस्टिंग फेज के अंदर है, और वो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस शो नहीं करेगा। एक सेल का स्ट्रक्चर देखो, इसके पास मौजूद है बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अंदर मौजूद है न्यूक्लियस जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम फैक्ट्री, न्यूक्लियोलस मौजूद है, और ये क्रोमैटिन थ्रेड मौजूद है, क्रोमैटिन, जो कि कंडेंस होकर आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगा, क्रोमोसोम।
जिसे हेरिडिटरी व्हीकल कहते हैं, जो किसे कैरी करके लेके जाएगा, डीएनए को कैरी करके लेके जाएगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है एनिमल्स के अंदर, दैट इज मैंने आपको पढ़ाया था सेल के अंदर सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ये पेयर में मौजूद है। ये एनिमल सेल में मिलता है जिसका काम सेल डिवीजन से रिलेटेड है, स्पिंडल फाइबर से रिलेटेड है। ये प्लांट सेल के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। ओके, तो एक एक करके हम इंटरफेस की फेजेस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गैप 1 फेज, जिसके अंदर सेल ग्रोथ शो करता है। यहीं पर सेल मेटाबॉलिकली क्या रहता है, एक्टिव रहता है और खुद को प्रिपेयर करता है, किसके लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एंड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि G1 फेज में ग्रोथ के अलावा और क्या होता है, तो यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये आरएनए और प्रोटीन किसके लिए काम आएंगी, ये सब काम आने वाला है सेल डिवीजन के लिए। किसके लिए काम आने वाला है, सेल डिवीजन के लिए। तो सबसे पहली फेज यहाँ पर क्या रहेगी, गैप 1 फेज। ये लंबी फेज होती है, यहाँ पर अच्छी खासी इसकी लेंथ होती है यहाँ पर G1 फेज की, जहां पर सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ सेल के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, इसे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कुछ सेल जो G1 फेज में क्या शो कर रहे हैं, ग्रोथ शो कर रहे हैं। अगर ये आगे एस फेज में एंटर ना हो, अगर ये एस फेज में एंटर होने से मना कर दे, किसी वजह से एंटर नहीं हो पाते, तो G1 फेज से सेल को कहां भेजा जाता है, G0 फेज में। और G0 फेज का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ रेस्टिंग फेज, जहां पर सेल परमानेंट या टेम्पररी दोनों तरह से मौजूद हो सकता है। अगर कोई सेल डिवाइड नहीं करता तो उसे कहां भेजा जाता है, वो एग्जिट कर जाता है, G1 फेज को एग्जिट कर जाता है और जाकर कहां बैठ जाता है, इनएक्टिव स्टेज में, जहां पर वो डिवाइड नहीं करेगा, जिसे क्वीसेंट स्टेज कहा जाता है या फिर रेस्टिंग फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्टिंग फेज, क्वीसेंट स्टेज या फिर नॉन डिवाइडिंग फेज भी कह सकते हो। अब एक बात, यहां से कुछ सेल वापस सेल डिवीजन में एंटर कर जाएंगे कुछ टाइम बाद, और कुछ सेल्स कभी भी वापस सेल साइकिल में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो वो सेल जो कभी भी वापस डिवीजन नहीं कर पाते, एग्जाम्पल नर्व सेल, नर्व सेल के पास सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इस वजह से वो कभी भी सेल साइकिल में वापस एंटर नहीं करते हैं। और कुछ दूसरे सेल्स है जैसे कि हिपेटोसाइट सेल, हिपेटोसाइट सेल्स कहाँ के सेल्स होते हैं, लिवर के सेल। ये सेल हो गए फिब्रोब्लास्ट सेल्स हो गए, जो कुछ टाइम बाद क्या कर सकते हैं, सेल साइकिल में री एंटर कर सकते हैं। तो ये टेम्पररी बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, ये टेम्पररी G0 फेज में मिलते हैं, जबकि नर्व सेल परमानेंट G0 फेज में रहते हैं। ये सेल वापस से री एंटर कर सकते हैं सेल साइकिल को, यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, और अगर कोई इंजरी हो गई है, कोई डिफेक्ट हो गया है, तो उसे ओवरकम कर पाएंगे। क्या ये पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आया कि G0 फेज एक रेस्टिंग फेज होती है, जहां पर सेल या तो परमानेंट या फिर टेम्पररी एग्जिस्ट करता है, डिवाइड ना करते हुए। अगला पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे याद रखना है, एस फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये लॉन्ग फेज होती है, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है, जिस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, कॉपी नहीं करेगा, तो इक्वली एक डॉटर सेल्स के अंदर जो पेरेंट सेल है वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। तो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये फेज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एस फेज वो फेज होती है जहां पर डीएनए का कंटेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर डीएनए का कंटेंट ऑफ द डीएनए यहाँ पर 2C है, अगर सेल साइकिल में एंटर करने से पहले, C का मतलब कंटेंट ऑफ डीएनए, तो वो कितना हो जाएगा एस फेज के बाद, 4C हो जाएगा। तो कंटेंट ऑफ डीएनए तो डबल हो जाएगा, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेम मेंटेन रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि C का मतलब है कंटेंट ऑफ डीएनए। तो कंटेंट ऑफ डीएनए तो
यहाँ पर डबल हो जाएगा एस स्पेस के बाद, जबकि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर सेम रहेगा, लिखा हुआ है डीएनए कंटेंट गेट्स डबल, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो G1 ग्रोथ फेज है, S यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, G2 फेज के अंदर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन होती है, और M फेज इज द माइटोसिस फेज जहां पर सेल डिवीजन देखने को मिलता है। क्लियर? आगे चलते हैं। G2 फेज की बात करें, इसे गैप 2 फेज भी कहते हैं, तो इट्स इन गैप 2 और दी ग्रोथ फेज 2। यहाँ पर सेल ग्रोथ कंटिन्यू रखेगा, यहाँ पर भी आरएनए का सिंथेसिस और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर सेल खुद को प्रिपेयर करेगा क्योंकि नेक्स्ट फेज आने वाली है एम फेज। तो ये आखिरी चेक पॉइंट की तरह भी काम करता है कि देख लिया जाए कि क्या अब सेल प्रिपेयर हो चुका है डिवाइड करने के लिए या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा। क्लियर हो गया? ये सब कुछ देखा जाने के बाद सेल कहां पर एंटर कर जाएगा? डिवीजन फेज के अंदर। और सेल की एक्चुअल डिवाइडिंग फेज कौन सी होती है? दैट इज द एम फेज और द माइटोसिस इसे बोला जाता है। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, अभी थोड़ी देर बाद हम इसको क्लियर करेंगे। आप अभी के लिए इसको याद रख सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिवीजन फेज, जहां पर एक्चुअल में सेल क्या परफॉर्म करेगा? सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा। इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है दो फेजेस में। दैट इज फर्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप, स्टेप के वाइज भी बोल सकते हो आप। पहला स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और दूसरा स्टेप है साइटोकाइनेसिस, दैट इज द साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ये हो गया सेल, ये हो गया उसका न्यूक्लियस। तो पहले सेल करेगा अपने न्यूक्लियस को डिवाइड, कुछ ऐसा नजर आएगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज, और अल्टीमेटली यहाँ पर सेल डिवाइड होकर दो नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये वाला स्टेप हो गया कैरियोकाइनेसिस, ये स्टेप हो गया साइटोकाइनेसिस। एक और बात, उन सेल्स के अंदर जहां पर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल नजर आता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद है, इसका मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद वहां पर साइटोकाइनेसिस पॉसिबल नहीं हो पाया है। उस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलेंगे। क्लियर पॉइंट? तो हमने बात कर ली चार फेजेस की, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ग्रोथ फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज, ग्रोथ एंड प्रिपरेटरी फेज, और आखिरी में सेल डिवाइडिंग फेज। इसी एम फेज को याद करते हुए, आगे समझते हुए हम बात करते हैं कि सेल साइकिल में जो डिवीजन होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक हुआ मियोसिस और एक हुआ माइटोसिस। रेगुलर सेल्स के अंदर देखने को मिलता है माइटोसिस। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या होता है माइटोसिस का मतलब? इक्वेशनल डिवीजन। मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल, मेरी स्किन के सेल्स, तो मेरी स्किन के सेल्स रेगुलर डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? रेगुलर डिवाइड करते हैं। डिवाइड क्यों करते हैं? अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। पर एक बात बताओ, क्या ये स्किन के सेल डिवाइड होकर नए जब बनते हैं तो क्या प्रीवियस सेल से अलग नजर आते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो मेरी बॉडी के सेल लाइनेज की बात की जाए तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। एक सेल्स वो सेल होते हैं, इसको हम पूरा का पूरा फ्लो चार्ट में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें और अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो सके और आप इसे एज इट इज नोट कर पाओ। तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया है बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स, और दूसरे बॉडी में हो गए हैं जर्म सेल्स। तो हमें पता है जर्म सेल जो होते हैं, हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर जिनकी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन करने की। क्या प्रॉपर्टी होती है? रिप्रोड्यूस करने की। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की। जहां पर प्रोसेस होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन, क्या देखने को मिलता है? गैमीट्स का फॉर्मेशन। और गैमीट्स कैसे सेल्स होते हैं? हैप्लॉइड सेल होते हैं। इसका मतलब यहां पर क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? 23। तो गैमीट्स हैप्लॉइड सेल्स कहलाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द व्हाट?
हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इन गैमीट्स को फॉर्म किया होता है इन जर्म सेल्स ने। जर्म सेल्स जो खुद नेचर के अंदर कैसे सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। हमें पता है हमारे हर क्रोमोसोम के अंदर कितने होते हैं, वी हैव 46 क्रोमोसोम, और ये 46 क्रोमोसोम डिवाइड करके क्या बनाते हैं, 23 एंड 23 क्रोमोसोम, जिन्हें गैमीट्स के थ्रू आगे की तरफ ट्रांसफर किया जाता है, ताकि बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन अगेन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का वहां पर क्या हो पाए, फॉर्मेशन हो पाए। जबकि हमारी बॉडी के सोमैटिक सेल्स, तो ये तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग सेल्स हो गए, मतलब ये सेल्स कहां पर मिलेंगे, टेस्टीज में एग्जिस्ट करेंगे, ओवरीज में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि बॉडी के सारे बाकी के सेल्स, जिन्हें सोमैटिक सेल्स कहेंगे, ये करते हैं प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, मतलब अपना नंबर यहाँ पर क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल बनेगा। जबकि यहाँ पर गेमीट्स के फॉर्मेशन में जो प्रोसेस काम करता है वो है मियोसिस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिप्लॉयड सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, हैप्लॉयड सेल का। जबकि बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस डिप्लॉयड सेल यहाँ पर क्या बनाते हैं, अगेन डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी वजह से मियोसिस को कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है। जबकि मियोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। अभी मैंने नीचे भी लिख दिया था, क्या बोला जाता है, इक्वेशनल डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस के बारे में, इक्वेशनल डिवीजन के बारे में। चलिए, सो जो टर्म माइटोसिस है वो साइंटिस्ट ने दिया है जिनका नाम है फ्लेमिंग्स। तो फ्लेमिंग वाज द साइंटिस्ट हु हैड गिवन द टर्म माइटोसिस। माइटोसिस यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आइडेंटिकल सेल मतलब वो सेल जो अपने मदर सेल जैसे ही एग्जैक्ट दिखते हैं, मतलब वो भी नेचर में कैसे होते हैं, वो भी नेचर में डिप्लॉयड होते हैं। या फिर आप बोल सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी, जहां पर क्लोन का फॉर्मेशन होता है, मतलब बच्चे ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स की एज इट इज कॉपी होते हैं। तो आइडेंटिकल टू दी मदर सेल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये मैंने बनाया हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स और प्रोजेनी में सेम रहता है। इस वजह से इस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। क्यों, डिप्लॉयड से क्या बनते हैं, यहाँ पर जो नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो भी नेचर में कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ओके, माइटोसिस को फर्दर डिवाइड किया गया 2 फेजेस में। पहला हो गया कैरियोकाइनेसिस, मतलब किसका डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियस के डिवीजन के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। क्लियर हुआ। और ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन तो प्लांट और एनिमल में एक जैसा ही देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे बात की जाए यहाँ पर सॉरी, अगर यहाँ पे बात की जाए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की, तो ये प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा। प्लांट के केस में हम बात करेंगे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और एनिमल के केस के अंदर यहाँ पर सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सेल फरो का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है हम डिस्कस करते हैं इसी को। तो शुरू करते हैं पहले प्रोसेस से, जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। मतलब किसका डिवीजन, वापस रिपीट कर दो फटाफट से, अब टाइम नहीं लगना चाहिए। न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसकी पहली फेज, यहां पर देखो, कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड किया जाता है कुछ सब फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये क्या होती है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहली फेज है प्रोफेज, डायग्राम से और समझ में आ जाएगा। प्रोफेज की बात की जाए तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, पहला पॉइंट जो याद रखना है। और यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। इसका मतलब हमें शुरू में देखने को मिलता है सेल के अंदर, ये देखो, इसे फर्दर अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज के पॉइंट पर डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट याद रखना है वो ये है कि अर्ली प्रोफेज के अंदर, क्या पॉइंट मैम ने बोला,
उस पॉइंट को यहाँ पर रिमेंबर कर लो फटाफट से कि अर्ली प्रोफेज के अंदर आप देखते हो क्रोमैटिन, क्या देखने को मिलता है हमें? क्रोमैटिन, प्रोटीन्स का नेटवर्क देखने को मिलता है, थ्रेड्स का नेटवर्क, जो कि लेट प्रोफेज तक जाते जाते स्ट्रक्चर अटेन कर लेते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? व्हाट आर क्रोमोसोम्स? यहाँ लिख देते हैं इसे, ऊपर ना लिखकर नीचे लिखते हैं। व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम इज द हेरिडिटरी व्हीकल। इसका मतलब इसका काम क्या होता है? इट्स एन हेरिडिटरी व्हीकल जिसका काम है क्या करने का? डीएनए को कैरी करके लेके जाना, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके लेके जाने का काम होता है ये। यहीं पर ही प्रोफेज में देखा जाता है स्पिंडल अपैरेटस का असेंबल। इसका मतलब सेंट्रियोल्स जो कि स्पिंडल का फॉर्मेशन करेंगे वो चले जाएंगे पोल की तरफ, कॉपी हो जाएंगे, पोल की तरफ चले जाएंगे और थ्रेड्स को वहां से फेंकने को शुरू कर देंगे। जैसे कुएं से रस्सी से पानी निकालना है तो आपको किसी बाल्टी के ऊपर क्या करना पड़ेगा? रोप को बांधना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा वेल के अंदर। तो बिल्कुल वहां पे उस बकेट को जैसे आपने डाला तो वैसे ही यहाँ पर थ्रेड को यहाँ पर फेंका जाता है टूवर्ड्स दी सेंट्रल पार्ट, ताकि उन्हें क्या किया जा सके? पोल्स की तरफ खींचा जा सके। तो यहीं पर ही सेंट्रियोल्स पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट ये याद रखना है। और एस्टर रेज यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करें, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे एस्टर रेज का फॉर्मेशन करेंगे, जो कि सिर्फ एनिमल्स में फॉर्म होता है, प्लांट में इसका फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है। यही फेज में आपको देखने को मिलता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होना शुरू कर देती है? यहाँ से डिग्रेड हो जाती है, सेपरेट होना शुरू कर देती है, रिमूव होना शुरू कर देती है। तो अगले फेज में हमें न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। तो न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियोलस बोल दो, बाकी के सेल ऑर्गेनल्स बोल दो, वो सब कुछ यहाँ से क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। सब कुछ यहाँ से दिखना क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, अब यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। प्रोफेज से जब आगे बढ़ा जाएगा इन दी मेटाफेज, तो यहाँ पर ये वो फेज है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर सेल डिवीजन को स्टडी करना हो, अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना हो, तो सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी सेलेक्ट की जाएगी? मेटाफेज। क्यों? क्योंकि मेटाफेज के दौरान सारे क्रोमोसोम आकर कहाँ अलाइन हो जाएंगे? पोल पर। कहां पर अलाइन हो जाएंगे? पोल पर। एक क्रोमोसोम की बात की जाए तो एक क्रोमोसोम के पास क्या क्या मौजूद है बच्चे? यहाँ पर मौजूद होती हैं दो थ्रेड, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रोमैटिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिड। पॉइंट समझ में आया? और बीच में मौजूद होता है सेंट्रल स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है, ये वाला सेंट्रल स्ट्रक्चर, जिस सेंट्रल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? यहाँ लिख देती हूं मैं इसको नीचे, इसे कहा जाता है सेंट्रोमियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोमियर। और यहाँ पर ये क्रोमैटिड्स अपने आप को डुप्लीकेट कर लेती हैं, तो वो कुछ इस तरह से नजर आती है। इधर देखो, तुम यहाँ नीचे भी देख पा रहे हो, ये रहा क्रोमोसोम, ये है उसकी क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, एक क्रोमैटिड येरी, एक क्रोमैटिड येरी, इन्हें कहा जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है? और यहाँ पर देखने को मिल रहा है इनके बीच का स्ट्रक्चर, जहां पर आकर ये अटैच हुई है, डिस्क लाइक प्रोटीन मौजूद है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सेंट्रोमियर। और यहाँ पर ये मौजूद है हमारे सेंट्रियोल, जो पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं, और इनको करना क्या है? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम खुद तो आकर यहाँ पर इक्वेटर पर, इसे इक्वेटोरियल मेटाफेजिक प्लेट के साथ साथ इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स पोल्स पर जाकर अटैच हो जाते हैं और खुद को कनेक्ट कर लेते हैं क्रोमैटिड्स पर, और क्रोमैटिड्स पर आकर ये खुद को कहाँ जोड़ेंगे? ये खुद को जोड़ेंगे एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर, जिस प्रोटीन को कहा जाता है काइनेटोकोर। क्या कहा जाता है प्रोटीन को? काइनेटोकोर। तो इसी के आसपास यहाँ पर प्रोटीन मौजूद है। ये मान के चलो आप एक ह्यूमन बीइंग बीच में खड़े हो, एक तरफ आपके रोप को टाई कर दिया, दूसरी तरफ रोप को टाई कर दिया, एक तरफ से कोई और खींच रहा है, एक तरफ से कोई और खींच रहा है, तो हम हाफ हाफ यहाँ से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर सेम ऐसे देखने को मिल रहा है। स्पिंडल फाइबर यहाँ पर रोप हो गई,
और उस रोप से उस क्रोमोसोम को सेपरेट किया जा रहा है। तो एक जाएगा, एक क्रोमैटिड जाएगा एक तरफ और एक क्रोमैटिड जाएगा एक तरफ। तो देखो ये आधा क्रोमैटिड क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, आधा क्रोमैटिड जाएगा इधर, आधा क्रोमैटिड जाएगा इस साइड। पर ये कब शुरू होगा? ये शुरू होगा अगले फेज में, जिसे एनाफेज कहते हैं। देखो एनाफेज में क्या हुआ, एक क्रोमैटिड मूव कर गया अपोजिट पोल पर, ये रहा, एक क्रोमैटिड मूव कर गया नीचे, ये दोनों सेम थे, कुछ इस तरह से जुड़े हुए पिछली बार देख रहे थे। एक गया इधर, एक गया इधर और ये सेपरेट हो गए। एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होती है। सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी होती है? अभी बताया था, दैट इज प्रोफेज। सबसे छोटी फेज होती है एनाफेज, जहां पर सेल खुद को क्या, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट होकर किधर मूव करना शुरू कर देते हैं? पोल्स की तरफ। क्यों मूव किया? क्योंकि इनको खींचने के लिए यहाँ पर कौन मौजूद थे? स्पिंडल फाइबर मौजूद थे। ओके तो यहाँ पर सेंट्रोमियर ने स्प्लिट किया। सेंट्रोमियर हमें पता है वो स्ट्रक्चर जिसने क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखा हुआ है। तो सेंट्रोमियर यहाँ पर सेपरेट कर जाएगा और सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो ये सिस्टर क्रोमैटिड है, कहा था ना मैंने, मैं क्रोमोसोम वापस से बना देती हूँ एक सुंदर सा डायग्राम ताकि तुमको क्लियर हो जाए। सबसे पहले बनाती हूँ सेंट्रोमियर, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर, जहां पर आकर कौन जुड़ी हुई है? यहाँ पर आकर जुड़ी हुई है क्रोमैटिन फाइबर का फाइबर, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है, इसको मैंने ऐसा क्यों बनाया है? ओके इसको थोड़ा सा क्लियरली बनाते हैं, ये टेढ़ी बनेगी वरना इस तरह से। ओके आई ड्रॉ अ क्लियर डायग्राम। ये कुछ इस तरह से मौजूद है यहाँ पर। ओके इसको ऐसे बनाते हैं। कहाँ जुड़ी हुई है ये? मैं वो पॉइंट बना देती हूँ, थोड़ा सा इसलिए दूर बनाया है। ये पॉइंट क्या है? दैट इज सेंट्रोमियर पर जुड़ी हुई है। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों सिस्टर की क्रोमैटिड्स है, इन दोनों को क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो एक ही सेंट्रोमियर पर आकर क्या हो रखी है? जुड़ी हुई है। ये दोनों किधर मूव कर जाएंगी? अपोजिट पोल पर। किस दौरान? एनाफेज के दौरान। आगे क्या होगा? ये जब मूव कर गई, एक ऊपर चली गई और एक यहाँ पे आधी ऊपर और आधी नीचे, तो होगा क्या? यहाँ पर अब देखने को मिला ये टीलोफेज, ये जस्ट रिवर्स होती है, अपोजिट होती है प्रोफेज की। किसकी होती है? इट्स इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मैंने आपको प्रोफेज में बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाती है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने आपको बोला था, न्यूक्लियोलस यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल्स यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे, यहाँ पर उल्टा होगा, न्यूक्लियोलस यहाँ पर रीअपियर हो जाएगा। वहां पर हमने पढ़ा था कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम वापस से अनकॉइल हो जाएंगे, मतलब वापस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्रोमैटिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं, ये डिसॉल्व हो जाएंगे और स्पिंडल अपैरेटस डिसम्बल हो जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, इनका कोई काम नहीं है। क्लियर हो गया? तो एक सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर दो न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो इट इज दी कैसी है? बाई न्यूक्लिएटेड फेज आपको देखने को मिल रही है, डाइकैरियोन आपको स्टेज देखने को मिल रही है इन द केस ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज में एक सेल मेम्ब्रेन, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूं भी बोल सकते हो। तो एक सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। आगे हमने बात किसकी कर ली? कैरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब अल्टीमेटली किसका डिवीजन हो गया? न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ पर पॉसिबल हो गया। आगे जब चलेंगे तो क्या देखने को मिला? साइटोकाइनेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, साइटोकाइनेसिस के अंदर एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखने को मिलता है। एनिमल सेल के अंदर सेल फरो का फॉर्मेशन होता है, मतलब डिवीजन यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ होगा। कैसा होगा डिवीजन? बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन देखने को मिलेगा, मतलब सेंट्रीपीटल टुवर्ड्स द सेंटर। जबकि प्लांट के केस के अंदर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से डिवीजन आपको अंदर से बाहर की तरफ, मतलब सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिलेगा और अल्टीमेटली सेल का क्या हो जाएगा? सेपरेशन हो जाएगा। तो याद रखना, एनिमल के केस में डिवीजन अंदर से बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और प्लांट के केस में सेपरेशन बाहर की तरफ होगा,
मतलब अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट है, तो अल्टीमेटली सेल वॉल का सेपरेशन वहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे होगा साइटोकाइनेसिस। जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ, दो इंडिविजुअल डॉटर सेल्स यहाँ पे नजर आने लग जाएंगे, और ये डॉटर सेल वापस से क्या करेंगे, इन्हें इंटरफेस सेल कहेंगे, जो फर्दर जाकर क्या कर सकते हैं, माइटोसिस कर कर खुद को फिर से दो नए सेल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पर माइटोसिस की सिग्निफिकेंस आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंस याद रखनी है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो मेंटेन किया जाएगा। तो ये रिपीटेड जाइगोट के अंदर, अगर बोलो जाइगोट के अंदर माइटोसिस जब कंटिन्यूसली होता है तो कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन, प्रोसेस को क्या कहते हैं वहां पे, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर भी माइटोसिस होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है और एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सेल का नंबर बढ़ाता है। क्या करता है, सेल का नंबर इंक्रीज करने का काम करता है। ये सेल की एफिशिएंसी को, उसके न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, मतलब सरफेस टू दी वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करता है। सेल रिपेयर, हमारी स्किन के सेल पुराने हो गए, डिग्रेड कर गए, वापस नए सेल बन जाएंगे, तो सेल को रिपेयर करने का काम करेगा। कट लग गया, कुछ दिन बाद वो भर जाता है, नई स्किन आ जाती है, ये बोलते हो ना, नई स्किन आ गई, तो दैट इज सेल वहां पे डिवाइड कर गया है। डिवीजन अगर मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट सेल्स जो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, इनसे देखने को मिलती है प्लांट की ग्रोथ, कंटिन्यूअस प्लांट की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट, आपको किसके सिग्निफिकेंस याद रखने हैं, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपको रिमेंबर रखने हैं। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तरह का डिवीजन है माइटोसिस, जहां पर क्या किया जाता है, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन किया जाता है। जबकि एक डिवीजन है दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन, जहां पर किसमें होता है, जर्म सेल्स के अंदर, जिनको आप रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कह सकते हो। तो ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ होता है, ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल से, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। जहां पर डिप्लॉयड जर्म सेल, कैसे सेल्स, यहाँ पर मौजूद है डिप्लॉयड जर्म सेल्स, मतलब जिनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है, ये खुद को डिवाइड कर कर हेप्लॉइड कॉलोनीज का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, ताकि ये आगे चलकर जब प्रोसेस करें, कौन सा, फर्टिलाइजेशन, तो वापस से क्या हो सके, डिप्लॉयड नंबर यहाँ पर वापस से रिगेन हो सके। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जर्म सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, जब क्रोमोसोम नंबर को डॉटर सेल्स में हाफ कर दिया जाता है, मतलब किसका फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन। तो और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैमीटोजेनेसिस, जो किसमें होता है, जर्म सेल्स में, टेस्टिस और ओवरीज में जो स्पेशलाइज सेल्स मौजूद है। इसकी वजह से हेप्लॉइड फेज के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर, हेप्लॉइड लाइफ जो कॉमन ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल होती है, वहां पे हेप्लॉइड फेज भी देखने को मिलती है, मतलब एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। और फर्टिलाइजेशन से, जैसे मैंने आपको बताया, 23 बना, किसी और 23 के साथ फ्यूज कर कर वापस क्या करेगा, तो दो हेप्लॉइड सेल्स वापस से यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। सोचो अगर ये हेप्लॉइड डिवीजन, ये डिवीजन नहीं होता, तो फिर हमें मदर से भी 46 क्रोमोसोम आते, फादर से भी 46 क्रोमोसोम आते, और 46 जुड़कर पता नहीं क्या नंबर बना लेते। तो इतने तो क्रोमोसोम हमारी बॉडी में मौजूद नहीं है, क्रोमोसोम 46 होते हैं। तो उस नंबर को मेंटेन करने का काम, रिस्टोर करने का काम कौन करता है, माइटोसिस करता है। इस माइटोसिस डिवीजन की बात करें, इसे डिवाइड किया गया है दो फेजेस के अंदर, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर। तो यहाँ पे दो फेजेस होती है, कौन सी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो दो यहाँ पर डिवाइडिंग फेजेस है, साइकिल चलती है, पर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब सबसे पहले शुरू करेंगे हम कहां से, ये बात आपको याद रखनी है कि शुरू किया जाएगा इंटरफेस से, और हमें पता है इंटरफेस की फर्दर स्टेजेस होती हैं G1, देन S, एंड देन वी हैव द G2। G2 के बाद सेल एंटर करेगा किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। तो पहले होगा मियोसिस 1, देन देयर विल बी मियोसिस 2, और इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी रेस्टिंग फेज देखने को मिलेगी, जिसे कहा जाएगा इंटरकाइनेसिस। क्या कहा जाएगा इसे, इंटरकाइनेसिस कहा जाएगा।
यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट भी है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग देखने को मिलेगी, उनका रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, नया कॉम्बिनेशन फॉर्म होगा किसके अंदर, मियोसिस 1 के अंदर। और मियोसिस 1 कब शुरू होगा, आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम। तो पहले एस फेज आएगी, एस फेज के बाद देयर विल बी दी एम फेज, मियोसिस 1 फेज, उससे पहले नहीं आएगी। और अल्टीमेटली मियोसिस 2 के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, 4 हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन। कितने डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे, तो हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस। चलिए, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को एक बार दोनों को देख लिया जाए। मैंने कहा मियोसिस को फर्दर डिवाइड किया है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के अंदर। मियोसिस 1 की बात करें, इससे एक्चुअल जो रिडक्शनल डिवीजन होता है वो मियोसिस 1 है, कि मियोसिस 1 खत्म होते होते यहाँ पर डिप्लॉइड सेल किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, हेप्लॉइड सेल का। मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर आधे 23 हो चुके होते हैं। क्लियर, आगे चलकर तो 2 ही बनेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इनकी कॉपी की जाएगी और 4 सेल बनाए जाएंगे। मियोसिस 2 बिल्कुल किसकी तरह होता है, माइटोसिस की तरह होता है। तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। जहां पर इस 23 नंबर को, 23 लिखते हैं इसको हम यहाँ पर, इस 23 नंबर को क्या किया जाएगा, क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन। तो 23 मेंटेन रहने वाला है, मतलब कैसे सेल रहने वाले हैं, ये हेप्लॉइड। यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस 1 के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होता है। तो किसका सेपरेशन देखा जाता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन देखा जाता है यहाँ पे। क्लियर हुआ, इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मौजूद होंगे 2 क्रोमोसोम, ऐसा दिखने में है और एक ऐसा दिखने में। तो एक क्रोमोसोम जाएगा एक सेल के पास, दूसरा किसी और के पास, तो यहाँ पर इनका सेपरेशन हो गया, फिजिकल सेपरेशन। जबकि अगर सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम की बात की जाए, जहां पर इन दोनों क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया जाएगा, उसे कहेंगे मियोसिस 2। जैसे कि अपन ने अभी माइटोसिस में देखा था, वहां पर भी क्या हुआ था, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन देखने को मिले था। और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन। कितने सेल्स बनेंगे यहाँ पर, हेप्लॉइड बनेंगे, डिप्लॉइड लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर टोटल कितने सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर टोटल 4 हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेचर में कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम से देखा जाए कि मियोसिस 1 के अंदर कैसे कैसे फेजेस चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है इंटरफेज होगा। इंटरफेज का मतलब यहाँ पर ऐसा सेल होगा जिसके अंदर G1 फेज होगी, S होगी एंड G2 होगी। क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, शॉर्ट में याद कर लो। इंटरफेज के अंदर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा, कौन सी फेज के दौरान, एस फेज के दौरान। क्लियर, जब ये प्रोफेज 1 में एंटर करेगा तो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर पेयरिंग देखी जाएगी। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगी कि व्हाट आर दीज। और यहाँ पर जो प्रोसेस देखा जाएगा वो है सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे ये दोनों क्रोमोसोम आपस में आके जुड़ गए, कितने क्रोमैटिड्स हो गए, 4 क्रोमैटिड्स। इसे टेट्राड का फॉर्मेशन कहा जाएगा। तो टेट्राड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्लियर, देखो ये टेट्राड बना हुआ है यहाँ पे। तो एक क्रोमोसोम ऐसा, एक क्रोमोसोम ऐसा, तो टेट्राड का फॉर्मेशन किया। और अल्टीमेटली टेट्राड यहाँ पर माइटोसिस में, मेटाफेज के अंदर बिल्कुल हमारे मियोसिस की तरह, क्या माइटोसिस की तरह क्या करेगा, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन, लाइन अप हो जाएंगे एक सीरीज के अंदर। किसका फॉर्मेशन करेंगे, मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन। और एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अभी भी अटैच है, किसका सेपरेशन हुआ, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन देखा जाएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में क्या कर जाएंगे, सेपरेट। तो एक क्रोमोसोम इधर गया, एक क्रोमोसोम इधर गया, और दूसरा क्रोमोसोम, इनका पेयर, इनका भाई कहीं और चला जाएगा, है ना। एक रेड क्रोमोसोम ऊपर गया, ब्लू क्रोमोसोम इस पेयर में से नीचे गया, इधर से ब्लू ऊपर गया, रेड नीचे गया। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कैसे होता है जरा देखते हैं। तो पहला फेज यहाँ पर शुरू करते हैं, दैट इज प्रोफेज। और प्रोफेज में हमें जैसे कि पता है क्या देखने को मिलेगा,
डिवीजन मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड कर जाएगी, वो सब कुछ देखने को मिलता है। हमें पता है प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। बस इस फेज को यहाँ पर मियोसिस के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्दर फेजेस में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस के अंदर इसे क्या किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी फेजेस होती है? सबसे पहले लेप्टोटीन। मैं आपको समझाती हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम आपस में जुड़ गए ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। एक क्रोमोसोम के बारे में बात की जाए बच्चे, यहाँ बनाती हूँ, एक क्रोमोसोम के बारे में बात की जाए तो एक क्रोमोसोम अपने अंदर किसे कैरी करता है? इसके पास मौजूद होता है डीएनए। क्या मौजूद होता है? जेनेटिक मटीरियल कॉइल्ड फॉर्म में। और इस जेनेटिक मटीरियल में अगर हम बात करें कि हमारे पास मौजूद है 2 क्रोमोसोम्स, ओके, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मौजूद है वहां पर सेम लोकस पर डीएनए पे क्या एग्जिस्ट करती है? जीन्स। जीन्स क्या होती है बच्चे? जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, मतलब वो यूनिट जो क्या प्रोवाइड करती है हमें? कैरेक्टर। मेरी आंखें कैसी हैं, मेरे लिप्स का शेप कैसा है, ये डिसाइड करेंगी जीन्स। तो जीन्स प्रोवाइड करती है बॉडी को कैरेक्टर। मैं आप लोगों को हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, जहां पर इस बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि जीन्स क्या होती है और जीन्स का फंक्शन क्या होता है। जीन्स किस तरह से क्या करती है? यहाँ पर कैरेक्टर प्रोवाइड करती है। अगर एक जैसे कैरेक्टर को प्रोवाइड करने वाली जीन्स 2 क्रोमोसोम में एग्जिस्ट करे, सेम लोकस पर सेम स्पेस पर एग्जिस्ट करे, इन दोनों क्रोमोसोम्स को कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहा जाएगा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स जिन पर सेम तरह की जीन्स एग्जिस्ट करती हो, जो एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करती हो वहां पर कंट्रोल करती हो, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। तो लेप्टोटीन फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या देखने को मिलेगा या लिखा हुआ है। लेप्टोटीन फेज में, जैसे कि प्रोफेज में हमेशा हम पढ़ते हैं क्या होता है, प्रोफेज के केस के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहले डिग्रेड होना शुरू होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी, क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन से यहाँ पे क्रोमोसोम नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या नजर आए? क्रोमोसोम्स यहाँ पर कंडेंस हो गए, मतलब क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्लियरली नजर आना शुरू हो गए। पहला पॉइंट ये। आगे जब जाइगोटीन में चलेंगे तो 2 क्रोमोसोम, जैसे एक बात कहते हैं, है ना, एक हम स्कूल में एंट्री करें, फर्स्ट दिन हमारा स्कूल का है, हम नए स्कूल में एंट्री करें, तो नए स्कूल में हम गए, पहला दिन हमारा स्कूल के अंदर है, हमें नहीं पता हमें किस क्लास में जाना है, तो सब एक जगह पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो लेप्टोटीन में सेम ऐसे हो रहा है कि सब असेंबली में एक साथ खड़े हैं, किसी को नहीं पता कि उसकी क्लास कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। जाइगोटीन मतलब जैसी बेल होगी तुम अपनी क्लास में, तुमको वहां पे क्लास असाइन कर दी गई कि तुमको अपनी क्लास में जाना है, तो तुम क्लास में जाके पहला काम करोगे अपनी सीट डिसाइड करने का, तो वहां पे दोस्त बनाओगे और दोस्त बना के बोलोगे मुझे तेरे साथ बैठना है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि 2 क्रोमोसोम्स ने आपस में दोस्ती कर ली। दोस्ती करने का मतलब है यहाँ पर एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, ग्लू होता है ना, वो ग्लू कर लिया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया, जिसे सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इन्होंने आपस में चिपक गए, ग्लू कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने? आपस में ग्लू कर लिया। यहाँ पर सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस मतलब एक दूसरे से इनका अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होने के बाद ये फर्दर आपस में अटैचमेंट करेंगे। तो पहले तो उधर देखो, पहले तो आकर ऐसे जुड़े, और ऐसे जुड़ने के बाद इन्होंने आपस में क्या कर लिया? और अटैचमेंट कर लिया। ऐसा अटैचमेंट देखने को मिलेगा पिकाइटीन के अंदर, जहां पर ये दोनों आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्रॉस का फॉर्मेशन, और अपनी अपनी जीन्स को क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। इधर देखो, जब ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या हुआ? मेरे पास ये पेन था, किसी और के पास ब्लू पेन था, तो मैंने उसका ले लिया कैप और उसने मेरा ले लिया पीछे का ढक्कन। तो एक ब्लू पेन के अंदर रेड कलर के कैप नजर आना शुरू हो गया, और एक ब्लैक पेन के अंदर रेड कैप शुरू हो गया। यहाँ देखो, इस ब्लू क्रोमोसोम के ऊपर आपको नजर आ रहा है ये पर्पल पार्ट, और इस पर्पल क्रोमोसोम के अंदर भी आपको नजर आने लग जाएगा कुछ ब्लू पार्ट। तो इन्होंने मटेरियल का एक्सचेंज कर लिया। मैं बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम दिखने में कुछ इस तरह से था, एक क्रोमोसोम यहाँ पर दिखने में कुछ इस तरह से था,
और जब ये दोनों आपस में ग्लू करे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, और अल्टीमेटली इन्होंने आस पास एक दूसरे के साथ क्या शुरू कर दिया, एक दूसरे के साथ शुरू कर दिया एक्सचेंज। तो इन्होंने ऐसे आपस में क्या कर ली, आपस में क्रॉसिंग ओवर कर ली और अपना मटेरियल चेंज कर लिया। तो एक क्रोमोसोम वहां पर बन जाएगा दिखने में, एक मिनट में बनाती हूँ, वो एक क्रोमोसोम दिखने में बन जाएगा कुछ ऐसा, और एक क्रोमोसोम वहां पर बन जाएगा दिखने में कुछ ऐसा। मतलब इसके पास आ गया रेड कलर, इसके पास आ गया कैसा कलर, ब्लू कलर। तो इसका मतलब इन्होंने आपस में क्या किया, अपने मटेरियल को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, जेनेटिक मटेरियल को आपस में आप एक्सचेंज कर लिया। इसी को हम कहेंगे क्या होना, क्रॉसिंग ओवर होना। तो ये सब कुछ कब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है पिकार्टीन में। ये दोनों आपस में, ये स्ट्रक्चर हमें पहले नजर नहीं आता, ये स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा डिप्लोटीन में, और इस स्ट्रक्चर को, क्रॉस्ड ओवर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, चैज्मा। क्या कहा जाएगा, चैज्मा या चैज्मेटा। और ये चैज्मेटा अल्टीमेटली सेपरेट हो जाएगा, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे अलग अलग कलर लेके जो मैंने बनाया है, और आखिरी देखने को मिलेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो बची कुची न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी डिग्रेड कर जाएगी, न्यूक्लियस यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर अलग अलग क्रोमोसोम्स फिर से डिसॉल्व होके यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर। अगली फेज आएगी यहाँ पर मेटाफेज। मेटाफेज में सेम वैसे जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, सारे के सारे क्रोमोसोम्स आकर इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब इक्वेटर पर, या फिर आप बोलो मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर लेंगे, और साथ ही साथ स्पिंडल फाइबर्स बनकर कहां पर आके अटैच हो जाएंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर आकर क्या हो गई, अटैच हो गई। उन्होंने को पकड़ लिया, कहां से पकड़ा, मैंने आपको प्रोटीन का नाम बताया था, कहां पर आके अटैच होंगी, काइनेटोकोर पर आकर अटैच होंगी, जो कहां पर मौजूद है, सेंट्रोजोम पर मौजूद होती है। जब एनाफेज आता है, एनाफेज के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है एनटीएससी में भी, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है और सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन कब होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन तो होता है एनाफेज में। मैंने आपको दो क्रोमोसोम बना के दिखाए, एक क्रोमोसोम दिखने में ऐसा, क्लियर हुआ, और एक क्रोमोसोम दिखने में कुछ ऐसा, और हमने बात कर ली थी कि इनमें मटेरियल का एक्सचेंज हो चुका है। तो इसके अंदर तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह से हो चुका है आधा, और इसके अंदर क्रोमोसोम कुछ इस तरह से हो चुका है आधा। अब ये क्रोमोसोम अलग होकर किसी और पोल पर जाएगा, ये क्रोमोसोम किसी और पोल पर जाएगा, क्रोमैटिड का सेपरेशन नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्रोमैटिड अभी भी एक दूसरे से कहां जुड़े हुए रहेंगे, ये पूरा का पूरा मूव करेगा एक तरफ, और ये पूरा का पूरा मूव करेगा डिफरेंट तरफ। तो क्रोमोसोम आधे इधर मूव कर गए, आधे इधर मूव कर गए, ये हो रहा है, क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है, इतनी सी बात है। टीलोफेज जब आएगा, यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, टीलोफेज 1 प्रोफेज 1 का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएंगे, जो कि प्रोफेज के टाइम पर वहां से डिग्रेड डिजनरेट हो चुके थे। दो हेप्लॉइड डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, जिसे डायाड कहा जाएगा। मैं आपको बताया था, एक डिप्लॉइड सेल ने यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर लिया, दो हेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन। 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, 23। अगर टोटल एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम थे तो 23 ऊपर चले गए, 23 नीचे आ गए, और अल्टीमेटली ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। आगे चलकर हो सकता है साइटोकाइनेसिस ना हो, और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साइटोकाइनेसिस के होने से या नहीं होने से। साइटोकाइनेसिस जरूरी नहीं है हमेशा वहां पर हो, मैंने आपको बताया था मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज वहां पर हो सकती है। सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होकर आगे चलकर एक छोटी सी फेज आएगी, दैट इज इंटरकाइनेसिस, जिसके दौरान ये सेल खुद को रेस्ट करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, यहाँ सिर्फ सेल अपने आप को क्या करता है, रेस्टिंग फेज में रखता है। तो इंटरकाइनेसिस क्या है, एक गैप है या फिर एक इंटरवेल है, किसके बीच में, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में। यहाँ पर हेप्लॉइड सेल जो बने हैं डिप्लॉइड सेल से, वो एज इट इज रहेंगे,
यहाँ पर कोई डीएनए का रेप्लिकेशन शो नहीं होगा। इट जस्ट एन गैप, वो थक गया मियोसिस 1 करते करते, तो सोच रहा है थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट कर लूं, फिर मैं सेकेंड फेज शुरू करूंगा। सेकेंड फेज के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि जो मियोसिस 2 की फेज होती है वो एज इट इज सिमिलर होती है माइटोसिस से। किससे सिमिलर होती है? माइटोसिस से। 4 फेजेस में तोड़ रखी है। ये भी नेचर में कैसी होगी? इक्वेशनल डिवीजन होगा। कैसा होगा नेचर में? इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि हम कहां तक पहुंच गए मैं आपको वापस बताती हूँ। हमारे पास मौजूद था एक सेल जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद थे, जिन्होंने खुद को सेपरेट करके 23 और 23 बना लिया। अब इस 23 और 23 को हमें क्या करना है? आगे 23 और 23 के नाम पर ही ट्रांसफर करना है। मतलब हमें 2 हेप्लॉइड सेल से, यूं सुनो, 2n से बना n, और अब इस n को हमें क्या करना है? मेंटेन। इतनी सी बात करनी है अपन को कि यहाँ पर कितने बने थे? 2n का फॉर्मेशन हुआ। अब ये 2n अगेन यहाँ पर n का नंबर बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर n और n ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। इसे डिवाइड किया गया 4 फेजेस में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। कैसे काम किया? प्रोफेज 1 के अंदर बिल्कुल सिमिलर, माइटोसिस दिमाग में याद रखना, इक्वेशनल डिवीजन दिमाग में रखना, सब क्लियर हो जाएगा। प्रोफेज 2, यहाँ पर इसकी लॉन्गेस्ट फेज होगी, और इस लॉन्गेस्ट फेज के अंदर क्या होगा? क्रोमोसोम वापस से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियोलस वापस से डिसअपियर हो जाएगा, सब डिग्रेड हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सिर्फ क्रोमोसोम नजर आएंगे। ज्यादा फर्दर कॉम्पैक्ट हो गए तो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, ये ऐसे दिखेंगे। दिखने में कैसे दिख रहे? डायग्राम से देखते हुए चलो आगे। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम खुद को इक्वेटर पर अलाइन कर लेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन का पार्ट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये स्पिंडल का फॉर्मेशन करेंगे, और स्पिंडल जाकर किससे जुड़ेगा? फटाफट से बता दो। स्पिंडल जाके जुड़ेगा प्रोटीन से, जिसका नाम है काइनेटोकोर, जो कहां पर मौजूद है? जो मौजूद है सेंट्रोजोम के दोनों तरफ, वहां पे आके जुड़ गया। और जुड़ने के बाद मेटाफेजिक प्लेट इक्वेटर पे बन गई। एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर्स क्या करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर करेंगे। तो ये सेंट्रोमियर जो 2 क्रोमोसोम्स क्रोमैटिड्स के बीच में मौजूद है, ये डिवाइड कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स भी खुद से क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे, और सेपरेट होकर अलग अलग पोल पर मूव करना शुरू कर देंगे। तो दे विल बी मूविंग टू अ सेपरेट पोल। मूव कर कर आखिरी पॉइंट, 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर फिर से क्या बना लेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एनाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन, एनाफेज 2 के अंदर किसका फॉर्मेशन हुआ? किसका सेपरेशन हुआ? क्रोमैटिड्स का सेपरेशन हुआ। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर इन क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन डिवीजन हुआ। एक क्रोमोसोम में मौजूद एक क्रोमैटिड यहाँ अलग गई, एक क्रोमैटिड यहाँ पर अलग गई। टीलोफेज के दौरान उल्टा होगा प्रोफेज का, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ जाएगी, न्यूक्लियस वापस आ जाएगा, सब कुछ वापस से रीअपियर हो जाएगा। और जब साइटोकाइनेसिस होगा तो टेट्राड यहाँ पर क्या बनाएगा? यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन, तो 4 हेप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो टेट्राड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, 4 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, बता दिया था मैंने। और आखिरी में मियोसिस के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं, व्हाई मियोसिस इज सो इम्पोर्टेंट। सो मियोसिस के दौरान देखने को मिलता है कंजर्वेशन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। मैंने आपको बताया था कि अगर मियोसिस नहीं होगा तो फिर डिप्लॉइड सेल आपस में अगर जुड़ेंगे तो फिर ये टेट्राप्लॉइड सेल बना लेंगे, टेट्राड बना लेंगे, जो हमें नहीं बनवाना। हमें इस डिप्लॉइड नंबर को मेंटेन रखना है। इस वजह से डिप्लॉइड सेल पहले टूटकर यहाँ पर मैं पूरा का पूरा वापस बनाती हूँ, ताकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं कि मेल और फीमेल में कैसे होता है। तो मेल में मौजूद है डिप्लॉइड सेल, मैं मेल का साइन बना देती हूँ। फीमेल में मौजूद है डिप्लॉइड सेल, मेल के डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा तो डिवीजन ऑफ सेल होगा, 2 सेपरेट यहाँ पर हेप्लॉइड सेल्स बनेंगे, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आगे और बना लो, मियोसिस 2 से भी यहाँ पर हेप्लॉइड सेल्स बन गए, यहाँ पर भी हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है,
अब क्या होगा आगे, अब यहाँ पर हेप्लॉइड, एक मेल का हेप्लॉइड सेल एक फीमेल का हेप्लॉइड सेल आपस में जुड़कर फिर से डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। प्रोसेस का नाम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखना है। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, एक आधा सेट क्रोमोसोम का मेल से आया, आधा सेट यहाँ पे फीमेल से आया, तो ये जो नया सेल बनेगा इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसकी वैरायटी क्या होगी, दिस विल बी ऑफ डिफरेंट वैरायटी एज कंपेयर टू दी पेरेंट्स। पेरेंट्स से कहीं ना कहीं पे सिमिलर है बट फिर भी डिसिमिलर, एक नया ऑर्गेनिज्म बना। जबकि माइटोसिस से नंबर को और वहां पर क्लोन को मेंटेन किया जाता है। वो जो माइटोसिस से सेल बनते हैं वो अपने पेरेंट के इक्वल रिजेंबल करते हैं वहां पर। सो मियोसिस रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक वेरिएशन के लिए, पॉपुलेशन में चेंजेस लेकर आने के लिए, और ये इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन मतलब एक लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मियोसिस नहीं होगा तो हमें सारे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कहते हैं ना वो मूवी है ऋतिक रोशन वाली क्रिश, वो हमेशा हर सीजन के अंदर क्रिश 1 क्रिश 2 सब एक जैसा दिखता रहता है, तो हमें ऐसा दिखेगा। सब ऋतिक रोशन, सबकी शक्लें एक जैसी दिख रही है ना, कोई भी डिफरेंट नहीं है, तो हम सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशन एग्जिस्ट किया है, हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस दिखने को मिलते हैं, और इन सब की वजह क्या है, मियोसिस एक इंपॉर्टेंट वजह है। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो थैंक यू सेशन अटेंड करने के लिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पे पढ़ाने में। होप आपको भी सेशंस पसंद आ रहे हो। कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि मैं इस कमेंट बॉक्स को फॉर श्योर टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ, आपके आंसर्स प्रोवाइड करती रहूंगी। और आप मुझसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और ये सब कुछ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जाके क्लिक करना है, चेक करना है और जाके टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ना है। और आपको क्या करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस को बढ़ाना है। ऐसे में अच्छे अच्छे लेक्चर्स तुम्हारे लिए लेकर आती रहूं। अगर आपको मुझसे कोई टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हो कि मैम मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, प्लीज इस टॉपिक को भी पढ़ा दीजिए। थैंक यू बच्चों आज का सेशन अटेंड करने के लिए। मैं आपके लिए कल एक नया सेशन लेकर आऊंगी जहां पर मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आज मैंने माइटोसिस पढ़ाया, मियोसिस पढ़ाया है, कल मैं वापस से इसको बताऊंगी जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे माइटोसिस काम करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे मियोसिस काम करता है, इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए यूजीआर मैम की तरफ से आप लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर।